हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 12 मार्च 2024 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मेरा आपसे सवाल ये था कि एक स्पोर्ट्स में नाम है और ये नाम है पवन राजभर। तो आपको ये बताना था कि ये कौन से खेल से संबंधित है। तो दरअसल पवन राजभर जो खिलाड़ी हैं, ये इंडियन नेशनल हॉकी टीम के प्लेयर हैं। और ये जो जिस पोजीशन से खेलते हैं, ये फॉरवर्ड पोजीशन से खेलते हैं। ठीक है। बाय द वे, क्या ये आपको पता है, आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे थे, कई सारी किताबों में हमें ऐसा प्रिंट हुआ मिलता था कि हॉकी हमारा नेशनल गेम है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ टाइम पहले ही भारत सरकार को लगाई गई आरटीआई से ये पता लगा कि भारत का कोई भी डिक्लेयर्ड नेशनल गेम नहीं है और हॉकी नेशनल गेम है पाकिस्तान का, ना कि भारत। शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर, लेकिन आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है। ऐसे स्टूडेंट जो कि अभी मेरी इस किताब के बारे में नहीं जानते हैं, उनको बता देता हूँ। स्टैटिक जीके की मेरी फुल ऑन बुक लॉन्च हो चुकी है। आप इसे आज ही अपने घर मंगा सकते हैं अमेजोन से ऑर्डर करके। हिंदी या इंग्लिश में दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसमें मैंने कोई भी एग्जाम छोड़ा नहीं हुआ है और स्टैटिक जीके का कोई भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है। इतना ही नहीं, आपको आज की डेट में ऐसी कोई भी किताब नहीं मिलने वाली है स्टैटिक जीके की जहां पर सिर्फ टॉपिक ही नहीं कवर किए गए हैं, बल्कि 1800 से ज्यादा टीसीएस पैटर्न के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। तो ये बुक एक ऐसी किताब है जिसके बाद स्टैटिक जीके में कुछ भी नहीं बचता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम भारत का दे रहे हो। और इसको मैंने काफी सारी मेहनत और पुराने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, उनकी आंसर की निकाल के हर तरीके से कंपाइल किया है। इसमें मैंने 80 से ज्यादा टॉपिक कवर किए हुए हैं, जो कि लगभग पूरी स्टैटिक जीके ही कवर कर लेते हैं। और इनके जो लिंक हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश के। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महतारी वंदन योजना की शुरुआत कौन से राज्य में करी गई है? तो इस योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा करी गई है। अब महतारी वंदन योजना का मतलब क्या है, समझ लीजिए। देखिए, महतारी बोलते हैं माँ को। ठीक है। आपने गांव वगैरह में सुना होगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो वहां पर माँ को महतारी बोला जाता है। जैसे कि बोलते हैं, तुम्हारी महतारी कहाँ है, बुलाओ अपनी महतारी को। ठीक है, मतलब माँ को बुलाओ कहाँ पर है। या फिर तुम्हारी महतारी दे गई हैं खाए का, खा लो, यही है। मतलब आप समझ रहे हो कि आपकी माँ दे गई हैं खाने को, आप इसे खा लीजिए। तो महतारी वंदन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसी महिलाएं जो कि गरीबी रेखा के नीचे आती हैं, उनको हर महीने 1,000 रुपए की धनराशि उनके जनधन योजना वाले अकाउंट पर ट्रांसफर करी जाएगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ के अंदर 70 लाख लोग फर्स्ट फेज में डिक्लेयर किए गए हैं, जो कि बेनिफिशियरी होंगे। मतलब कहने का यह है कि छत्तीसगढ़ के अंदर 70 लाख महिलाओं को ये धनराशि उनके अकाउंट में डायरेक्टली पहुंचाई जाएगी। इसके लिए फर्स्ट फेज में केंद्र सरकार के द्वारा 655 करोड़ की धनराशि आवंटित भी करी जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं 3 महीने पहले, और यहाँ पर पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब यहाँ पर बीजेपी की सरकार आ गई है। और यहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? विष्णुदेव साई। कौन है? विष्णुदेव साई। और यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अहोम साम्राज्य के जनरल, जिनका नाम है लचित बरफुकन, इनका एक 125 फीट का स्टैचू कहां पर इनॉग्रेट किया गया है? तो अहोम साम्राज्य कहां पर था? ये था आसाम वाले रीजन पे। ठीक है। और अहोम साम्राज्य एक ऐसी डायनेस्टी थी आसाम के अंदर, जो कि मुगलों से भी लड़े हैं और साथ में ब्रिटिश हुकूमत से भी लड़े हैं। और इनके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं हुआ करते थे। तब इन्होंने मुगलों को भी हराया था उस टाइम पे, और ब्रिटिश हुकूमत को भी हाथों हाथ लिया था। तो इसका उद्घाटन आसाम के अंदर किया गया है। कहाँ पर? जोरहाट में। कहाँ पर? जोरहाट में। और इस स्टैच्यू को बनाने वाले जो व्यक्ति हैं, ये हैं रामजी सूत्रवंजी। कौन है? रामजी सूत्रवंजी। ये वही हैं जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू बनाया था, जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। ये जो स्टैचू बनाया गया है लचित बरफुकन का, ये टोटल 125 फीट का है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, जो मेन स्टैचू है, ये है 84 फीट का। ठीक है। और जो नीचे वाला जो इसका है, जिसको बोलते हैं पेडेस्टल, जिसके ऊपर स्टैचू होता है, ये हिस्सा 41 फीट का है। तो टोटल 125 फीट का है। अहोम साम्राज्य जो है, इसने 1228 से लेकर 1826 तक शासन किया है आसाम की जमीन पर। अब आप समझ लीजिए
ये हमारे देशवासियों की ही जमीन थी और 1228 से लेकर 1826 तक इन्होंने किसी को एंट्री यहाँ पर नहीं दी थी, ना ही मुगलों को दी थी एंट्री और ना ही ब्रिटिश हुकूमत को एंट्री दी थी। तो ऐसे जो अनसंग हीरोज हैं, इनको भारत सरकार आगे लाने की मुहिम में है। इसके लिए कई योजनाएं भी ऑथर्स के लिए लागू कर दी गई हैं कि भारत के जो युवा ऑथर्स हैं, ये इस तरीके के अनसंग हीरोज के बारे में लिखें ताकि आने वाले जनरेशन को पता लगे। और ये जो अहोम डायनेस्टी है, इन्होंने मुगलों से एक बैटल लड़ा था 1671 में। इसको बैटल ऑफ सराई घाट के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? सराई घाट। इस युद्ध में मुगलों को हराया था। पहले मुगलों ने अहोम साम्राज्य की कुछ जमीन हड़प ली थी और इस बैटल में मुगलों को डिफीट करके वापस से इन्होंने अपनी जमीन ली थी, लचित बरफुकन ने। हाल ही में 2024 के बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन फ्रेंच ओपन का मेंस डबल खिताब किसने जीत लिया है? तो ये भारतीयों ने जीता है और ये दोनों भारतीय जोड़ी है, काफी प्रसिद्ध जोड़ी है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, इन्होंने पहले भी कई टाइटल जीते हुए हैं। ये हैं सात्विक साईराज रैंक रेड्डी और दूसरे हैं चिराग शेट्टी। तो इन दोनों ने एक टाइटल फिर से अपने नाम किया है। इससे पहले अगर बात करी जाए तो इनके करियर में ये पहली बार ऐसा है कि इन्होंने कोई सुपर टाइटल जीता हुआ है, ठीक है? वरना इससे पहले ये इंडिया सुपर 750 पर भी फाइनल में जा चुके हैं और ये मलेशिया सुपर में भी फाइनल में गए थे, चाइना मास्टर्स में भी फाइनल में गए थे, लेकिन वहां पे फाइनल नहीं जीत पा रहे थे। इस बार ये अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हो गया है कि इन्होंने सुपर टाइटल जीत लिया है, वर्ल्ड फेडरेशन फ्रेंच ओपन का मेंस डबल। और इस टाइम पे ये मेंस डबल कैटेगरी में दुनिया की नंबर वन जोड़ी है रैंकिंग के आधार पर। हाल ही में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनका नाम है देवेंद्र झाझरिया। और ये एक बार नहीं बल्कि दो बार पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भारत के लिए ला चुके हैं। ये साल 2004 में एथेंस में जो पैरालंपिक्स हुए थे, वहां पे भी भारत के लिए गोल्ड लाए थे। और 2016 में रियो ओलंपिक्स जो हुए थे, वहां पर भी भारत के लिए गोल्ड लाए थे। और ये जेवलिन थ्रोअर हैं, ठीक है, भाला फेंकते हैं। और इन्होंने जिनकी जगह ली है उनका नाम क्या है? दीपा मलिक, ठीक है। दीपा मलिक भी अपने आप में एक बहुत ही प्रख्यात खिलाड़ी थी पैरालंपिक्स में। लेकिन अब इनका कार्यकाल पूरा हो गया तो इनकी जगह लेंगे देवेंद्र झाझरिया। बाय द वे, पीसीआई पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1994 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। हाल ही में भारत ने यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड डील पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। और इसका सीधा सा ये मतलब है कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के अंतर्गत कुछ देशों के साथ भारत अब ट्रेड फ्री एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करके उनके साथ व्यापार करेगा आगे। तो ये आप बता सकते हो इन चारों में से कौन सा देश ईएफटीए का मेंबर नहीं है? तो ये है यूनाइटेड किंगडम। यूके नहीं है। बाकी स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और एक और कंट्री, इसको बोलते क्या है? तो इसका नाम है लिकटेस्टीन। क्या है? लिकटेस्टीन, ठीक है। ये भी एक देश है यूरोप का। तो टोटल ये चार देशों के साथ भारत ने ट्रेड फ्री एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। आने वाले समय में इन चारों देशों के साथ मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाए हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी शेयर किया जाएगा। जैसे कि ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में भारत जो कुछ भी बनाएगा, वो सब कुछ इन देशों में हम इजिली यहाँ पर डिप्लॉय कर पाएंगे। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं बर्न। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। आइसलैंड की कैपिटल है रेक्सविक। क्या बोलते हैं इसे? रेक्सविक। और ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। और ये जो ईएफटीए है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1960 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर आइसलैंड है। ये कौन सा संस्थान है जिन्होंने राजस्थान के राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ एक पैक्ट साइन किया है? तो ये है एनजीईएल। एनजीईएल की फुल फॉर्म है, यहाँ पर एन का मतलब है एनटीपीसी और बाकी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो एनजीईएल ने ये पैक्ट राजस्थान के अंदर वहाँ के राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ इसलिए साइन किया है कि एनटीपीसी एक तरीके से राजस्थान के अंदर कई सारे रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट लगाने की कोशिश करेगी। आने वाले समय में एनटीपीसी टारगेट लेकर चल रही है कि राजस्थान के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के 25 गीगावाट तक के प्लांट लगाने हैं। रिन्यूएबल एनर्जी आप समझते हैं ना, जिससे कि बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होता है
और साथ में इनकी जो मात्रा है ये सीमित नहीं है, ये पूरे तरीके से असीमित है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें पेट्रोल की या डीजल की, तो ये सीमित है, ठीक है, एक दिन ये खत्म होने ही होने हैं। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें सोलर एनर्जी की, क्या सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, जो टेम्परेचर है, क्या ये सीमित है? नहीं, ये सीमित नहीं है, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी में कंसीडर किया जाता है। जैसे कि विंड एनर्जी, पवन चक्कियां जो होती हैं, क्या हवा सीमित है? नहीं है, ये भी असीमित है, तो ये भी रिन्यूएबल एनर्जी में कंसीडर करी जाती है। बाकी एनटीपीसी जो है, इसकी स्थापना 1975 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली, और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह। राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ गई है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, अभी 3 महीने पहले ही विधानसभा के इलेक्शन में। तो यहाँ पे नए मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा। कौन है? भजन लाल शर्मा। यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा के द्वारा नेशनल डेयरी मेला और एग्रीकल्चर एग्जीबिशन का उद्घाटन कौन से राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन हाल ही में इन्होंने झारखंड के अंदर किया है। और झारखंड में जगह कौन सी है? इसको बोलते हैं चाईबासा। क्या बोलते हैं? चाईबासा। और अर्जुन मुंडा पहले केवल ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही इनको एग्रीकल्चर मंत्रालय भी दे दिया गया है, और साथ में डेयरी मंत्रालय भी दे दिया गया है। तो ये जो यहाँ पर नेशनल डेयरी मेला और एग्जीबिशन लगाई गई है एग्रीकल्चर को लेकर, इसका मेन उद्देश्य ये है कि झारखंड के जो किसान हैं उन्हें बताया जाए, उन्हें ट्रेन किया जाए कि किस तरीके से आज की डेट में खेती आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं कम से कम पैसे में, एक आधुनिक पद्धति के आधार पर किस तरीके से आप ऐसी फसल उगाएं जो कि एक्सपोर्ट हो सके आगे चल के। साथ में नेशनल डेयरी मेला के अंतर्गत ऐसे किसान जिन्होंने पुराने सत्र में दुग्ध का उत्पादन बेहतर किया है, उनको यहाँ पर सम्मानित भी किया गया। झारखंड में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं चंपाई सोरेन। कौन है? चंपाई सोरेन। यहाँ पे गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। उत्तर भारत में पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये डिक्लेयर किया जा चुका है, इसकी स्थापना जम्मू कश्मीर के अंदर कठुआ जिले में करी जाएगी, ठीक है। और अभी तक भारत में कोई भी होम्योपैथिक कॉलेज नहीं है, ये पहला होगा ऐसा। और इसका जो शिलान्यास है, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। ये जो होम्योपैथिक कॉलेज है, इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी हाल फिलहाल में 8 एकड़ की जमीन आवंटित करी है, और इसके लिए 80 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। आने वाले समय में 8 एकड़ के आगे भी इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। और इसका सीधा सा उद्देश्य है, आयुष मंत्रालय का तो आप लोग मतलब जानते ही हैं, ठीक है। आयुष में ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध एंड एच फॉर होम्योपैथी। इन सभी को हमें लगातार प्रमोट करना है। तो होम्योपैथी से जो इलाज होगा पेशेंट्स का, वो बड़े ही नॉमिनल प्राइस में इस कॉलेज में किया जाएगा आने वाले समय में। और श्रीनगर में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। ओपेनहाइमर मूवी पहले से ही न्यूज में चल रही थी। मैंने आपको यूट्यूब पर अभी मैराथन भी दी थी ना, पिछले 8 महीने के करंट अफेयर जिसमें मैंने कवर किए थे, वहां पर भी मैंने बताया था कि ओपेनहाइमर एक ऐसी मूवी है जिसको बाफ्टा अवार्ड में, जो इस बार 2024 के बाफ्टा हुए हैं ना, उसमें बेस्ट मूवी का खिताब दिया गया है। तो बाफ्टा जिसको बोलते हैं ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड, वहां पर तो ओपेनहाइमर नंबर 1 पे रही। साथ में इस बार 2024 के ऑस्कर समारोह में भी एक दो नहीं बल्कि 7 अवार्ड ये मूवी लेकर गई है अपने साथ, ठीक है। और इस मूवी को बनाने वाले जो डायरेक्टर हैं, ये कौन है? तो इसके डायरेक्टर का नाम है क्रिस्टोफर नोलन। क्या नाम है? क्रिस्टोफर नोलन। इस बार के जो ऑस्कर हैं, ये लॉस एंजल्स में डॉल्बी थिएटर में आयोजित किए गए। कहाँ पर? डॉल्बी थिएटर में। इसमें एक लंबी चौड़ी लिस्ट है ऑस्कर्स की, जो कि मैंने आपको पीडीएफ में दे दी है। तो पीडीएफ में बहुत ही ध्यान से एक बार उन्हें पढ़ जरूर लीजिएगा। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के अंदर केवल भारत की ही नहीं, दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। सवाल यह है कि इसका नाम क्या है? इस टनल का नाम है सेला टनल। क्या नाम है? सेला टनल। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, इस सुरंग में दो रास्ते बनाए गए हैं। एक तो ये वाला है, ठीक है, एक्चुअली मेन एंट्रेंस यही है, और ये 2 लेन का बनाया गया है। इसकी जो टोटल रेंज है, ये करीब करीब आप ये मान लीजिए कि 12 किलोमीटर लंबी ये टनल है। और ये दुनिया में केवल 2 लेन की सबसे लंबी टनल ही नहीं है, इवन ये दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर भी स्थित लेन है, ठीक है। ये कितनी ऊंचाई पर है? ये जमीन से 13,000 फीट की ऊंचाई पर है स्थित।
अब ये जो यहाँ पर दूसरा वाला आपका एंट्रेंस दिखाई दे रहा है ना, ये इमरजेंसी रूट है। मतलब इन केस इस वाले रूट पे अगर कोई बाधा आ जाती है, ठीक है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर स्थित है और इस तरीके की जो टनल्स हैं ये पहाड़ों को काट के बनाई जाती है, तो कभी भी कैसी भी आपदा आ सकती है। तो ये जो सेकंड वाली है, ये आपकी इमरजेंसी टनल का काम करेगी। ओके, मतलब अगर यहाँ पे अवरोध आता है किसी चीज का, तो आप इस वाले रास्ते से बाहर भी आ सकते हैं। इस टनल को बीआरओ के द्वारा बनाया गया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डिफेंस की एक संस्था है। इसकी स्थापना 1960 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली। और ये जो टनल है इसके लिए कितनी धनराशि लगी है? 825 करोड़ की धनराशि से यह टनल बन के तैयार हुई है। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। और यहाँ पे गवर्नर हैं केटी परनायक। केटी परनायक। हाल ही में रिसेंट डेटा के आधार पर ये कौन सा देश है जो कि दुनिया का मोबाइल फोन उत्पादित करने के लिए दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश बन गया है? मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये कौन सा देश है जो कि हाल ही में दुनिया में मोबाइल फोन के उत्पादन में दूसरे नंबर पे सबसे आगे आ गया है। तो ये है भारत। और भारत के आगे केवल चीन ही है इस टाइम पे। चाइना नंबर 1 पे है और भारत नंबर 2 पर अब आ गया है। आपको ये जानकर अचंभा होगा कि साल 2014 में, पिछले 10 सालों के सत्र में, 2014 में भारत 78% मोबाइल फोन्स को इंपोर्ट करता था, लेकिन आज की डेट में 2024 में भारत केवल 3% मोबाइल फोन्स को इंपोर्ट करता है। मतलब आप ये बोल सकते हो भारत में जो भी मोबाइल फोन्स यूज होते हैं उसमें से केवल 3% ही इंपोर्टेड है। बाकी सब भारत में ही बनाए जा रहे हैं, चाहे वो एप्पल हो, सैमसंग हो, सबकी मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में ही हो रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, पिछले 10 सालों में जो टारगेट लेकर चल रही थी भारत सरकार, वो उत्पादन का लेकर चल रही थी। 2.5 बिलियन फोन्स यहाँ पर बनाने हैं। और इसके अगेंस्ट कितने बने हैं? तो 2.45 बिलियन बने हुए हैं। मतलब लगभग लगभग टारगेट अचीव हो गया है। अगर ये पूरा हो जाता तो ये डिपेंडेंसी भी खत्म हो जाती जो 3% बची हुई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? ये दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 10 मार्च को। और इस दिवस को मनाने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव साल 2021 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रखा गया था। तो वहीं पर इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। तब से लेकर अब ये हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि जुडिशरी के क्षेत्र में भी महिलाओं को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं नई दिल्ली के अंदर जो लोटस टेम्पल है, इसको बनाने वाले जो आर्किटेक्ट हैं, ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं? मैं जानता हूँ आज का क्वेश्चन आपको परेशान करेगा, लेकिन देखता हूँ कितने लोग आंसर कर पाते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे आप तिरंगा बैच को अवेल कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल प्राइस भी आ गए हैं। मैंने इसमें फीस घटा दी है कुछ समय के लिए, जो कि अभी करीब 1900 हुआ करती थी, अब ये सीधे 1500 पर है। तो आप इसे अवेल कर सकते हैं 25% के डिस्काउंट के साथ। और ये किसी भी दिन खत्म भी हो सकता है ऑफर, ठीक है? तो आप इसे अवेल कर सकते हैं। ये बैच मैं 28 मार्च से शुरू करूंगा। ये अपने आप में एक लाइव बैच होगा। अगर आप रिकॉर्डेड बैच पूरा चाहते हैं तो आप उसे भी अवेल कर सकते हैं। उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सीपीओ और एमटीएस के लिए पूरा जीएसजीके और कंप्लीट रीजनिंग, आप ये दोनों भी अवेल कर सकते हैं। इसमें भी 30% का ऑफ मैंने आपको दे दिया है। आप ओनली 700 में इसे परचेज कर सकते हैं। और अभी आपका सीपीओ 2 महीने के बाद लगा है, फिर एमटीएस भी लगा है। जो लोग सीएचएसएल दे रहे हैं वो भी इस बैच को अवेल कर सकते हैं। बाकी जो मेरा फाउंडेशन बैच है, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, उसमें मैंने सारा कुछ कवर किया हुआ है। इसके अलावा कुछ बचता भी नहीं है वनडे एग्जामिनेशन के लिए। तो इसकी मदद से आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे कोई भी स्टेट का एग्जाम हो। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।